वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारतीय जलवायु को लेकर, और जलवायु के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी क्लासें हो चुकी है। पिछला टॉपिक जो हमने देखा था वो जो शब्दावलियां हैं, उत्क्रमण हो गया, कर्षण बल हो गया, या फिर जो ऊष्मा इंजन हम जिसको कहते हैं कि सूर्य की किरणें जो पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा तेज गति से जो पड़ती है, और ऐसे इलाकों में, ये हमने पिछली क्लास में बनाया था, ऐसे इलाकों में बनती है जहाँ पे मरुस्थल हो, रेत हो और वनस्पति काफी कम हो, वहाँ पे स्थलखंड काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। उस गर्म होने के कारण हवाएं हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, वो एक लो प्रेशर बनता है वहाँ पे। उसी को हम ऊष्मा इंजन कह सकते हैं कि शुरुआत होती है वहीं से हवाओं के परिसंचरण की, घूमने लगती है हवाएं। अब हमने पिछली क्लास में एक सारणी को लेकर बात कर रहे थे और कट हो गई थी हमारी क्लास, कारण कुछ रहा था, तो समझना है यहाँ पे। जो सारणी की हम बात कर रहे थे वो सारणी को हम नहीं बनाएंगे, हम आज की हमारी क्लास में उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आने वाली क्लास में धीरे धीरे वो सारणी आपके सामने बनती जाएगी। लेकिन जो सारणी हम बता रहे थे, एक बार उसको ऐसे ही बोल देते हैं, समझना है यहाँ पे। हम आपको ये बताना चाहते थे कि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है तो समुद्र के अंदर हाई प्रेशर बनेगा। तो एक तरफ आप ऋतु लिखोगे, ऋतु के बाद आप ग्रीष्म ऋतु लिखोगे, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर भारत के अंदर जो मौसम होगा वो कौन सा होगा? लो प्रेशर, निम्न वायुदाब होगा। तो हमारे निम्न वायुदाब से किस ओर चलेगी? हाई प्रेशर से किस ओर चलेगी? लो प्रेशर की ओर चलेगी। एक लाइन पूरी हो जाएगी। समुद्र से हवाएं जमी की ओर चलेगी। ठीक है। जब ऋतु बदलेगी, शीत ऋतु आएगी, तो ये भारत की ये हवाएं स्थलखंड से जल की ओर चलेगी। ठीक है, यही सारणी थी, हमने इसको सरल भाषा में बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं। आज की हमारी क्लास में हमने आपको एक शब्द बताया था, और वो शब्द था कि मध्य एशिया या साइबेरिया, स्पेशल साइबेरिया से आने वाली और मध्य एशिया से आने वाली जो हवाएं होती है वो शुष्क होती है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इन्हीं पर है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे पॉइंट को थोड़ा खोलते हैं। अब तक हमने सिर्फ भारत के अंदर ही देख रहे थे कि भारत के मौसम कैसे बन रहे हैं, लेकिन अब मान लो कि भारत के अंदर काफी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड। ठीक है, भारत के अंदर ठंड पड़ रही है, काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना चल रहा है, सूर्य मकर रेखा पे है और काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है भारत के अंदर। अब जो ठंड पड़ रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, उनको लेकर बात करनी है। ये जो वायुदाब है, भारत के अंदर कैसा वायुदाब रहेगा अगर भारत में ठंड पड़ रही है? तो वो रहेगा HP, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब कि हवाएं भारी होगी, पहली बात तो ये। दूसरी, हवाएं ठंडी होगी। ठीक है, और उसके बाद तीसरी चीज, हवाएं भारी होगी और ठंडी होगी, और इनका जो परिणाम होगा वो परिणाम होगा कि हवाएं जमी की ओर जाएगी, ना कि जमी से ऊपर उठेगी। जब निम्न दाब बनता है तो हवाएं जमी से ऊपर उठती है, लेकिन जब हाई प्रेशर बन रहा है तो हवाएं नीचे जाने की कोशिश करेगी, दबने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा जब अब अगर हम जब तिब्बत के पठार को जब पढ़ेंगे, उनकी छोटी सी बात जब करेंगे, तब आप कहोगे कि आपने तो कहा कि हवाएं जमी की ओर जाएगी, नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पे तिब्बत के पठार में हवाएं ऊपर उठने का काम कैसे कर रही है? ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा। तो समझते हैं, सुनना। मान लो कि ठंड पड़ रही है, तो मौसम जो है शुष्क तो नहीं हो सकता है भारत के अंदर, लेकिन लेकिन हवाएं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना इसको। मौसम शुष्क नहीं हो सकता है। मौसम शुष्क तब होगा जब गर्मी पड़ रही होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे मरुस्थल हम समझते हैं, लेकिन हवाएं शुष्क हो सकती है। हवाएं शुष्क होने का मतलब है पानी की मात्रा नहीं होगी। समझते चलना इनको, पानी की मात्रा इन हवाओं में नहीं होगी। अब देखना, यहाँ पे तो समुद्र हमको मिलते हैं भारत के अंदर, भारत के तीनों कोनों पे। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, यहाँ पे अरब सागर। ठीक है, समझते हुए चलना, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। लेकिन मध्य एशिया से आने वाली हवाएं या साइबेरिया से आने वाली हवाएं, उनके रास्तों में समुद्र नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, एक झटके से पानी उठाया, यहाँ पे डाल दिया, वहां पे हवाएं लंबा सफर तय करके आती है, उन हवाओं के अंदर पानी नहीं होता है। दूसरी चीज, ध्रुवों की ओर से वो हवाएं आ रही है, इधर ध्रुवों की ओर से हवाएं नहीं आ रही है। ध्रुवों की ओर की हवाएं तो 0 डिग्री पे आएगी, ये 0 डिग्री पे आएगी, विषुवत रेखा पे आएगी, भूमध्य रेखा पे आएगी। इसलिए कह रहे हैं, समझना अच्छे से, 0 डिग्री पे आएगी। तो
दक्षिणी ध्रुव, इसको देखना, बोल होगी, हाँ बोल है, ठीक है। ये लाइन जो है, हमने कहा आपको कि ये लाइन है विषुवत रेखा 0 डिग्री आड़ी रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। भारत की जो स्थिति है वो इस जगह है, मान लो, और ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा। जो हवाएं यहां से आएगी वो इसकी ओर आएगी, यहां की ओर आएगी, ठीक है। लेकिन भारत की स्थिति यहां पे है। अब समझना, ये जो हवाएं यहां से लगा के यहां तक आएगी, तब तक तो मौसम में बदलाव होने लग जाएंगे। तो भारत के अंदर जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो काफी एक झटके से काफी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर तापमान बढ़ता है और बारिश कर देता है यहाँ पे मौसम। लेकिन यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य है, तो वो सूर्य कर्क रेखा पे तो भारत के बीच में है, ना कि चाइना में चला गया है। यहाँ तक ही सूर्य पहुंच पाता है, मतलब आधे भारत पे ही पहुंच पाता है। तो दक्षिण उत्तरी ध्रुव जो है ये ज्यादा प्रभाव डालेगा भारत के ऊपर, ना कि दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव की दूरी उत्तरी ध्रुव की दूरी से काफी ज्यादा है। इसको भी देखना, ये बीचों बीच रेखा बांटी गई है, दो भागों में बांट दिया गया है पृथ्वी को। तो ये और ये दोनों दूरियां सेम है यहाँ इस लाइन के लिए, लेकिन भारत के लिए ये ज्यादा दूर है, ये ज्यादा पास है। तो जो प्रभावित जो ज्यादा कर पाएगा वो उत्तरी ध्रुव कर पाएगा भारत को, ठीक है। तो यहाँ पे तो समुद्र आ गए हैं, जैसे ही निम्न दाब पड़ेगा आसानी से बारिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ठंड हो रही है, तो उत्तरी ध्रुव ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करेगा कहाँ पे, और भारत के अंदर काफी ज्यादा ठंड पड़ने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो स्थिति, मतलब विषुवत रेखा की जो स्थिति है वो दक्षिण में है भारत की, और काफी ज्यादा है, मतलब 8 डिग्री ज्यादा दक्षिण में। मतलब 111 किलोमीटर को आप 8 से गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे ये चीजें हैं। अब देखना, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की हमने बात की। अब समझना, ये जो शुष्क हवाएं हैं ये भारत की ओर चलेगी, फिर भारत की ओर नहीं चलेगी। इस लाइन पे कर्क रेखा पे जितनी भी लाइनें हैं, जितने भी देश आएंगे, ठीक है, या इससे ऊपर, ये हवाएं उस ओर चलेगी हमेशा। क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी सूर्य की किरणें तो पृथ्वी पर ऐसे पड़ रही है, पृथ्वी तो घूमती रहती ना, तो हर इलाके में धूप जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत में धूप पड़ रही है, हर इलाके में धूप जाएगी यहाँ पे, तो वो बनेगा। अब देखना, यहाँ पे ये हवाएं जब भारत की ओर आई तो भारत के अंदर यहाँ पे हिमालय हमको मिला। ये क्षेत्र जो है ये हिमालय का क्षेत्र हमको मिला, ये क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र हिमालय का मिला। ये हवाएं जब आई तो यहाँ पे तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। इस तिब्बत के पठार में हवाएं इकट्ठी होने लगती है। जो भी हवाएं आ रही है शुष्क हवाएं यहाँ पे, क्यों? दो कारण जो अभी हमने बताया कि हवाएं ज्यादा ठंडी है तो हवाएं नीचे की ओर बहेगी, हिमालय से हवाएं हमेशा भारत की ओर जाएगी, ना कि ये ठंडी हवाएं ऊपर उठने का काम करेगी, नहीं, हिमालय से हवाएं नीचे आने का काम करेगी। मतलब हल्की हवाएं तो ऊपर उठेगी, ठंडी हवाएं नीचे आएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब अगर ज्यादा हवाएं इकट्ठी हो जाए, ज्यादा हवाएं इकट्ठी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। ज्यादा हवाएं इकट्ठी होने के कारण उनका दबाव उन हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पे एक स्थिति यह भी बनती है, और दूसरी स्थिति, हवाएं ऐसे रास्ते खोजती है जहां से कैसे भी करके वहां से निकला जाए। काफी सारे लोगों को एक साथ धकेल दो अंदर, वो परेशान हो जाएंगे, वो भागने की कोशिश करेंगे और भगदड़ में मारे भी जाएंगे लोग। आपको पता है ये चीजें, हवाएं भी ऐसी ही है। जब ज्यादा इकट्ठी होने लगे और अगर ऊपर नहीं उठ पा रही है, दबाव बढ़ रहा है ऊपर से, तो भारी है हवाएं, ठंडी है, नहीं उठ पा रही है, वो नए नए रास्ते खोजती है। तो हवाएं क्या होती है, ये तिब्बत का पठार, कोई इतना तो है नहीं, तिब्बत का पठार तो पूरा फैला हुआ है। तो हवाएं क्या होती है कि भागने तो इधर भागती है, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर घुसने का रास्ता सिर्फ यही है। अब ये क्यों है, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, और जब मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि भारत के अंदर जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं मध्य एशिया से आई थी, और मध्य एशिया से आई थी तो रास्ते जो बताए थे वो काबुल वाले रास्ते बताए थे, अफगानिस्तान वाले रास्ते बताए थे। तो ये हवाओं के घुसने का रास्ता भी यही है। पिछली क्लास में हमने ये चर्चा भी की थी आपसे, हमने कहा था कि जो नदियां होती है, जो घाटियां होती है, ये माध्यम होता है नदियों को, हवाओं को इधर उधर पहुंचाने का। सिर्फ पानी पहुंचाने का काम नहीं करती है, वो हवाओं को पहुंचाने का भी काम करती है। ये लाइन और ये बात हमने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि हमको यहाँ पे चर्चा करनी थी। अब देखना आगे, ये हवाएं जब ज्यादा परेशान हो जाती है तब यहाँ पे घुसने की कोशिश करती है।
अब आपने सुना होगा कि व्यापारिक हवाएं होती है, व्यापारिक हवाएं होती है, पश्चिमी विक्षोभ होते हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर इधर चलते हैं। ये हवाएं उन विक्षोभों के संपर्क में आने लगती है, उन व्यापारिक हवाओं के संपर्क में आने लगती है, उन जेट धाराओं के संपर्क में आने लगती है। जब उनके संपर्क में आने लगती है तो ये रास्ते होते हैं भारत के अंदर घुसने के, और फिर ये शुष्क हवाएं जिनके अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है इन हवाओं के अंदर, भारत के अंदर यहाँ पे उत्तर भारत हो गया, पंजाब सबसे इधर से आ रहे सबसे ज़्यादा प्रभावित तो क्षेत्र यही होंगे ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये क्षेत्र ही तो होंगे। बाकी ये क्षेत्र तो काफ़ी ऊंचाई पे है, ये तो पहले ही ठंडे हैं, इनको क्या ठंडा करना, ये तो पहले ही ठंडे हैं। लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं, निचले क्षेत्र हैं, उनमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये यूपी हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया। और राजस्थान में यहाँ पे मरुस्थल है इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं पड़ पाती है, लेकिन ये हो गए फिर दिल्ली हो गया, ये जो क्षेत्र हैं इधर, ठीक है, बिहार हो गया, ये जो क्षेत्र हैं इधर, यहाँ पे ये हवाएं अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ, डिटेल फिर आगे बात करते हैं। अब जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट देखने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट छूट ना जाए हमसे, इसलिए उच्च दाब का निर्माण शीत ऋतु में मध्य एशिया से विशेषकर, ठीक है। तो अब समझना एक पॉइंट जो इनसे ही पहले हमको बताना था, छूट गया है हमारा, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपके, तो वो समझ में आ जाएगा। देखो सूर्य कहाँ है, मकर रेखा पे 0 डिग्री से भी नीचे स्थित है। तो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहाँ पे बनेगा, सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहाँ पे बनेगा, वो उत्तरी ध्रुव पे बनेगा सबसे ज्यादा। सूर्य जितना ज्यादा दूर होगा ना, हाई प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे ठंडी चीजें ज्यादा होगी, ठंड ज्यादा होगी, बर्फीले स्थान ज्यादा होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि काफी सारी हवाएं एक साथ आना वहां पे शुरू होती है। तो मध्य एशिया से यहाँ पे आ रही है, तो ये भारत के अंदर हाई प्रेशर नहीं बन रहा है ठंड का ज्यादा, ये तो पहले ही बन चुका है। ये तो हवाएं भारत के अंदर एंटर होने लग रही है। तो तिब्बत का पठार जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर काफी ज्यादा बन जाता है, क्योंकि हवाएं यहाँ पे काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। हिमालय काफी ऊंचा है तो हवाएं नहीं घुस पाती है। अगर हिमालय इतना ऊंचा नहीं होता तो यहाँ से हवाएं क्या, लोग घुस जाते हैं यहाँ से। जो सभ्यताएं आई थी वो इधर से नहीं आती, फिर वो इधर से सब जगह से आ रही होती भारत के अंदर, लेकिन वो इधर से आई क्योंकि इनको इधर से कोई रास्ता नहीं मिला। जब लोगों को रास्ता नहीं मिला तो हाँ, वो क्या रास्ता मिलेगा यहाँ से। तो अब आगे देखना, यहाँ तक क्लियर हो गया और जो हमने बताया वो बता दिया। तो देखो पवनों की दिशा, तो पवनों की दिशा आपको समझ में आ गई ना कि हवाएं किधर से आ रही है, मध्य एशिया से आ रही है हवाएं। तो उत्तर से जो हवाएं आ रही है वो किधर जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है। जब हम मानसून पढ़ते हैं तो हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो ठंड के अंदर जो हवाएं आती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु में बारिश करती है। ये जो हवाएं आएगी ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखना, 16 व्यापारिक पवनों के संपर्क में और बहाव, ठीक है, व्यापारिक पवनों के संपर्क में बहाव, जो जिसकी बात हमने कर ली, ये हवाएं जैसे ही आएगी इधर से व्यापारिक हवाएं जो बहती रहती है उनके संपर्क में आएगी और ये इस क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित कर पाएगी, ठीक है। व्यापारिक हवाएं क्या होती है, कैसी होती है, कितनी ऊंचाई होती है, वो अलग हम अभी पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद देखना उत्तरी भारत पर अंतिम परिणाम क्या होंगे, हमारे देश भारत पर परिणाम क्या होंगे, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि जो हवाएं आ रही है वो कहाँ तक आ रही है, कैसे फैल रही है, जिसकी हमने चर्चा कर ली। लेकिन इसके भारत में परिणाम क्या होंगे, इसकी चर्चा हमको करनी है। तो भारत के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो जितने ज्यादा ऊंचा ऊंचा क्षेत्र है वहां पे क्या होगा, बर्फ जमने लग जाएगी। उसके बाद दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो बर्फ जम सकती है या बारिश हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा तो कोई परिणाम नहीं हो सकते ना। तो बर्फ तो जम जाएगी इन क्षेत्रों में, या तो जमी हुई है। उसके बाद ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे कभी कभी बारिश भी हो जाती है इन ठंडी हवाओं से, या नहीं भी होती है। जो हवाएं तिब्बत के पठार से आई है, जो शुष्क हवाएं जिनमें पानी नहीं है, वो हवाएं तो बारिश नहीं कर सकती, उनके अंदर तो पानी नहीं है, जिसकी हमने चर्चा कर ली। लेकिन जो हवाएं पश्चिमी विक्षोभ के अंदर आ चुकी है, ठीक है, उनके अंदर घुल मिल चुकी है, तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा तो बारिश हो सकती है। और इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो बारिश होती है वो हम उनको मावटा भी कह सकते हैं, ठीक है, भारत के अंदर जो होता है। और जो गोल्डन ड्रॉप्स जिनको हम बोलते हैं उनको हम कह सकते हैं। तो ये बारिश होती है यहाँ पे किसके द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ
के अंदर घुल मिल जाने के कारण। लेकिन मध्य एशिया से आने वाली हवाएं हमेशा शुष्क होती है, ध्यान रखना। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि वो स्थल खंड से आ रही है, और स्थल खंड पे समुद्र नहीं होते हैं। समुद्र होते हैं जलीय क्षेत्रों के अंदर, जैसे कि भारत के यहाँ पे है। तो ये हवाएं तो शुष्क है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो इधर से आती है, यहाँ पे इधर तो समुद्र मिलते हैं ना। अब कमेंट में आंसर देना कि इधर कौन सा समुद्र जो इन हवाओं के संपर्क में आता है, ये आंसर देना आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये हवाएं आती हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है ओस। ओस क्या होती है? देखो, जमी पे जम जाती है बूंदे काफी ज्यादा। ये जब हिमालय से जमी की ओर जाएगी ठंडी हवाएं, तो जो जमीन का तापमान है उसका काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। जब से ज्यादा घास ठंडी कर देंगे, फिर आप सुबह सुबह घास पे चलता हो, वो ठंडा ठंडा लगता है वहां पे, ठीक है। तो ये घास को ठंडी कर देती है हवाएं। अब जरा से भी सूरज की किरणें पड़ी या जरा सा भी गर्म होने लगता है, तो वो बूंदे थोड़ी ऊपर उठने लगती है, वही होती है ओस। और वही होती है फिर वो छोटी छोटी बूंदे आपको दिखने लगती है, पानी के अंदर दौड़ रही है, भाग रही है, वो चीजें होती है, ठीक है। तो इससे ज्यादा तो आज की क्लास में और कुछ है नहीं। अब हवाएं ऊपर क्यों उठती है, ये भी पॉइंट है, ये भी हमने लिखा है यहाँ पे। हवाएं ऊपर क्यों उठती है? देखो, एक तो गर्मी का धक्का लगता है, इसलिए हवाएं उठती है, जिसके क्वेश्चन की बल्कि हमने बात कर ली। गर्मी का धक्का, जैसे कि ऊष्मा इंजन की हमने बात की कि हवाएं चल रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है, लेकिन ऊपर नहीं उठ रही है, वो हवाएं बस चल रही है। जैसे ठंडी हवाएं हैं, तो ये हिमालय से नीचे की ओर झमने का काम कर रही है बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही है, तो सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी, हवाएं हल्की ऊपर ऊपर उठेगी। इस जगह को भरने के लिए हवाएं निरंतर आती रहेगी। तो एक कारण तो ये बना कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ज्यादा ऊर्जा धूप पड़ रही है, उसके कारण हवाएं ऊपर उठने का काम कर रही है। तो एक कारण तो ये हो गया, हवाएं ऊपर उठती है। दूसरा कारण, पहाड़ से टकरा कर हवाएं ऊपर उठती है, ठीक है, जैसे हिमालय टकरा कर हवाएं ऊपर उठेगी। तो दो कारण हो गए। तीसरा कारण जिसकी हमने बात की, काफी सारी हवाएं इकट्ठी हो गई और फिर ये यहाँ पे नहीं रह सकती है, ज्यादा दाब बन रहा है, इसके कारण हवाएं भागेगी, या तो ऊपर उठ जाएगी या इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कारण बनते हैं। अब जो व्यापारिक हवाएं होती है, वो काफी ऊंचाई पे चलती है। वो इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए हवा को ऊपर उठना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि जमी जमी पे रखते हुए उनके संपर्क में आ जाएगी, नहीं आएगी, वो एक पट्टी की तरह ही चलती है बस। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा कोई पॉइंट है? ठीक है। ये आज की क्लास कैसी लगी, जिसमें हमने आपको जानकारियां दी कि जो शुष्क हवाएं होती है वो भारत के अंदर आती है, और व्यापारिक जो हवाएं उनके संपर्क में आ जाती है, उसके कारण बारिश भी हो जाती है, जिसको मावठा भी हम बोलते हैं। और उसकी बूंदें हैं जो जमती है, और जैसे ही किरणें आती है और वो थोड़ी ऊपर उठने लगती है बूंदें, जो सुबह सुबह आपको दिख जाती है। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।